एक प्रॉब्लम है, ए चार्ज पार्टिकल -2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, अदर चार्जेस +3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट। ये हमारा पोजीशन दिया हुआ है कि सेकंड चार्जेस कहाँ पे प्लेस है, फर्स्ट चार्जेस ऑरिजिन पे है, ऑरिजिन का मतलब 0 0, दूसरा चार्जेस प्लेस्ड है पोजीशन 2 1 -2 पे प्लेस कैलकुलेट फोर्स ऑन +3 माइक्रोकूलम बाई -2 माइक्रोकूलम। इस पोजीशन पे हमें ऑब्जर्व करना है किसके द्वारा लगाया गया फोर्स, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स। तो ये बातें इसे लिखेंगे वैसे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू, फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज ड्यू टू 2, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। देखो जो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो अपन पोजीशन बना लेते हैं। ये 0 0 0 है, यहाँ पे एक चार्जेस रखा हुआ है कितना, -2 माइक्रोकूलम। फिर एक और पोजीशन है, ये पोजीशन कहाँ पे हो, 2 1 -2, 2 यानी एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव, जेड एक्सिस में नेगेटिव। तो यानी ये जो पोजीशन है ये जेड एक्सिस में होगा, यानी अगर ये एक्सिस अपन मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, तो जेड एक्सिस प्लेन के ऊपर, लेकिन ये निगेटिव जेड एक्सिस यानी प्लेन के नीचे, ठीक है, एक्स वाई जेड ऊपर नीचे। तो ये जेड एक्सिस निगेटिव यानी एक चार्ज लाई कर रहा होगा जेड एक्सिस में, ठीक है। तो अब अंदर का तो बता नहीं सकते, पेपर के पीछे बैक साइड, ठीक है। तो कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे पॉइंट मान लेते हैं, ये होगा 2 1, क्योंकि अल्टीमेट हमें वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो आप ये देखो, पहले ये फोर्स का फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। क्या निकाला था हमने फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन R² R कैप, ठीक है। तो के का वैल्यू तो दिया हुआ है 9 × 10⁹ होता है के का वैल्यू, सॉरी। और ये 2 माइक्रोकूलम है, जब भी माइक्रोकूलम में रहे तो हमें कूलम में लिखना है उसे चेंज करके। तो Q1 का वैल्यू, इसे Q1 अगर मान लेते हैं, इसे Q2 मान लेते हैं, ठीक है, इसे Q1 मान लिए, इसे Q2 मान लिए, तो कितना -2 × 10⁻, माइक्रोकूलम तो -6 होगा। Q1 Q2 का वैल्यू कितना है, -3 माइक्रोकूलम है ना, सॉरी +3 माइक्रोकूलम है, तो +3 × 10⁻⁻6 Q1 Q2 अपॉन R²। अब R² कैसे निकालेंगे, ठीक है, R² का कैलकुलेशन करते हैं। R जो है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो R² जो है वो R का मैग्नीट्यूड, हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका जो है यही वैल्यू हमारा यहाँ पे R होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखो, पहले पोजीशन वेक्टर क्या हो गया अपना, पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकालना है, ये 2 के द्वारा 1, क्योंकि +3 माइक्रोकूलम चार्ज के बारे में हमें ऑब्जर्व करना है, तो 2 पे 1 2 1। अगर इसे हम सेकंड चार्ज मान लिए, इसे हम फर्स्ट चार्ज मान लिए, तो 3 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट फोर्स ऑन +3 माइक्रोकूलम बाई -2, यानी ऑब्जर्वेंस हमें इसका करना है, किसके द्वारा लगाया गया, इसके द्वारा लगाया गया। तो अपन इसके बारे में सिर्फ सोचेंगे तो 2 1, तो इसमें डिवाइड भी माइनस भी आप ऐसे करेंगे, 2 यहाँ है, ये 0 आई कैप, ठीक है। फिर ये 1 है, ये 0 है, 1 - 0, हमेशा इधर वाले को इधर घटाएंगे, क्योंकि ये वाला देखो आप, ये जैसे है उसके अनुसार से ही चलना है, जे कैप प्लस -2 फिर -0 के कैप। ये वेक्टर फॉर्म में जब हम कूलम्स लॉ या फोर्सेस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जब सॉल्व करते हैं तो हमें डायरेक्शन का सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन वगैरह में हर तरह का सेम मैग्नीट्यूड का माइनस प्लस में आंसर रहता है, तो वो हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो सीधा आप देखो, जिस पे निकाल रहे हैं, जिसके द्वारा, जिस पे निकालना है जिसके द्वारा, जो पहले निकालते हैं उस पे हमें काम करना है, जिसके द्वारा काम करना है वो बाद में लिखते हैं। तो पहले बात, जिस पे काम कर रहे हैं जिसके द्वारा कर रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं जिसके द्वारा कर रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं जिसके द्वारा कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप और प्लस माइनस
माइनस 2 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड तो सीधा आप निकाल सकते हैं। कैसे? ये रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म में तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला ही होगा। तो ये 4 4 प्लस 8, ये रूट अंडर 9 हो जाएगा, तो वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये आर का वैल्यू अपना निकल गया 3। एक और चीज़ हमें काम आएगा, क्या? आर कैप। अब आर कैप कैसे निकालेंगे? तो आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है? पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड। तो सीधा पोजीशन वेक्टर कितना निकला हमारा? पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड, तो 2i कैप, ये आ गया 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई मॉड 3। तो अब हम इसे अगर सिंपली में लिख दे तो 2/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 j कैप प्लस, क्योंकि वेक्टर में जब लिखना है तो उसे सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे। तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया, कितना निकला? 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप माइनस 2/3 k कैप। तो आर का वैल्यू भी हमारा निकल गया। आर किसके बराबर हो जाएगा? ये मॉड आर के बराबर। तो यहाँ आर स्क्वायर करना था, ठीक है। तो आर कितना आया? 3, यहाँ 3 का स्क्वायर। अब क्या करना है? यूनिट वेक्टर लिखना है। तो यूनिट वेक्टर अपना निकाल चुके हैं हम लोग, 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप माइनस 2/3 k। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि 3 चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, ए बी सी, तीनों का चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है +1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच, तीनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये 3 मीटर अपार्ट है। ए टू बी 3 मीटर, ए टू सी 6 मीटर, तो बी टू सी भी निकल जाएगा, 3 मीटर ही होगा। तो तीनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में सीधा ये पूछ रहा है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन सी बाई ए एंड बी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जब लगते हैं तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि ए के द्वारा निकालेंगे तो भी। तो यहाँ पे कूलम्स, जब हम लोग कूलम्स लॉ को पॉइंट्स देख रहे थे तो उसमें क्या था कि जब हम 2 फोर्स चार्जेस के बीच फोर्स निकाल रहे होंगे तो उसमें हम तीसरे चार्ज से मतलब नहीं रखेंगे। यानी 2 चार्ज के द्वारा निकाला हुआ फोर्स तीसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर इस पे लगाया गया इसके द्वारा फोर्स तो हमें इससे मतलब नहीं है। इसके द्वारा लगाया गया सी से फोर्सेस तो बी से मतलब नहीं है। यानी 2 चार्जेस को जब हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो तीसरे का रहने ना रहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आंसर सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन सी बाई, यानी नेट फोर्स सी निकालना है हमें। ऑब्जर्व किसके बारे में करना है? सी के बारे में, बाई ए एंड बी नेट फोर्स निकालना है। तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन सी बाई पहले ए इसके द्वारा। ये आपको लिखने के लिए बिल्कुल समझना चाहिए इसका मतलब क्या है। एफ तो फोर्सेज है, सी ये लिखा हुआ है स्मॉल में, तो आप ये समझो सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिसके लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे बाद में लिखना है। यानी फोर्स ऑन सी बाई ए, लगा हुआ फोर्स सी पे ए के द्वारा, जिस पे कर रहे हैं जिसके द्वारा कर रहे हैं, ऐसे समझना है, ठीक है। तो फोर्स ऑन सी बाई ए तो डायरेक्ट निकाल देंगे हम अपन के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। के का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹, और ए और सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ए का चार्ज का वैल्यू कितना है 1 × 10⁻⁶, क्योंकि ये माइक्रोकूलम है इसलिए हम कूलम में लिख रहे हैं। सी के द्वारा 4 × 10⁻⁶। आप देखो फोर्स निकाल रहे हो तो आपको अगर सिंबल लेके चलना है तो आप चलो, पॉजिटिव आया तो वो रिपल्सिव होगा और नेगेटिव आया तो अट्रैक्टिव होगा। लेकिन अगर आप सिंबल नहीं भी लेके चल रहे हो, आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे हो, तो आप लास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव अपने अनुसार से, यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन अपने अनुसार से लिख सकते हो। अगर दोनों सेम साइन का है तो वहाँ पे रिपल्सिव होगा, और अलग अलग साइन का, अपोजिट साइन का तो अट्रैक्टिव होगा। तो या तो आप इक्वेशन में ही पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेके चलो, या आप नहीं भी चल रहे तो आप लास्ट में उसके अनुसार से कंपोजिट कर दो, ठीक है।
तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ए और सी के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, तो 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू आ जाएगा, जिसे अपने से सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 36। अब देखो ये 9 चौके 36, ये 36 कट गया, तो ये कितना हो गया, ये 6 और 9, ये 6 और 6 सॉरी -12 आ गया, ये 9 है, तो 10⁻³ ये केस में आएगा, फोर्स न्यूटन में आएगा, क्योंकि अपन सारा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट में लेके चले, तो न्यूटन। अब ये देखो कि ये जो फोर्सेस आए ये क्या है, अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, तो देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी रिपल्सिव फोर्सेस है ये। अब फोर्स ऑन, अब देखो फोर्स ऑन सी बाई बी, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स किस पे निकालना है, सी पे, किसके द्वारा, बी के द्वारा, तो जिसे निकालना है, जिसके द्वारा निकालना है, तो यहाँ पे भी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू अपन 9 इंटू 10⁻9, सी बी का निकालना, सी बी से मतलब रखना है Q1 की जगह अगर साइन लेके चलते हैं तो -2 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁻6, इसका 4 माइक्रोकूलम है, तो -6 डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर है, तो 3 का होल स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9, यहाँ पे -2 है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ भी है, 339 हो गया। तो अब देखो ये 9 कट जाएगा, तो अल्टीमेट कितना हो गया, ये 4 और ये 2, 4 और -2 तो -8 इंटू यहाँ पे फिर 10⁻³ बच गया, ये न्यूटन आ गया। अब ये देखो कौन सा है, निगेटिव साइन है, तो आप सीधा देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ये दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे रिपल्सन हुआ है, तो रिपल्सिव फोर्सेस हमने निकाला, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस निकाला। क्वेश्चन में कह रहा है नेट फोर्स निकालना, तो नेट फोर्सेस क्या होगा, नेट फोर्स ऑन सी, क्योंकि ऑब्जर्व ऑन सी को कर रहे हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से घटा दो। यहाँ पे छोटा कौन है, ये छोटा है, तो ये छोटा यानी 10⁻⁻³ है, और माइनस हो जाएगा -10⁻⁻3। नेट फोर्सेस तो ऐड कर देंगे ना, अपन ऐसे ऐड कर देंगे, सॉरी, तो नेट फोर्सेस ये हो जाएगा, कितना होगा, तो -8 है, तो -7 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा है कि दो बॉल है, ठीक है, दो बॉल है, वो एक थ्रेड से सीलिंग से लटका हुआ है, ठीक है, सीलिंग से लटका हुआ है, दोनों बॉल का नाम हमने दे दिया ए और बी, और दोनों बॉल का मास इक्वल है, और दोनों पे हमने कुछ चार्जेस दे दिए हैं, क्यू और क्यू, दोनों पे चार्जेस भी इक्वल दे दिए हैं। तो आप ये देखो कि आप इमेजिन करो कि आप सेम पॉइंट से दो चार्जेस को आप जब आप थ्रेड के थ्रू लटकाओगे, थ्रेड का लेंथ भी इक्वल रखना है, तो आप इमेजिन करो कि कुछ ऐसा बनेगा कि दोनों अगर सेम चार्जेस है, अगर या तो पॉजिटिव ले लिया या नेगेटिव ले लिया, तो दोनों पहले अगर आप शुरू में अगर देखो शुरू में ऐसे अगर आप डालोगे चार्जेस को, फिर देखो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो वो सीलिंग से कुछ इस टाइप का लटक जाएगा वो, तो दोनों के बीच में कुछ इस टाइप का केसेस बन जाएंगे, ठीक है, या तो आप समझ ही सकते हो क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा होगा आपस में, सेम मैग्नीट्यूड सेम यूनिट चार्जेस है, तो ज़रूर हो रहे होंगे रिपल्सन। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ बल्ब्स आर इन रेस्ट कंडीशन। अब लटकाने के बाद कुछ देर बाद देखोगे ये कुछ देर बाद तो रेस्ट में आएगा, जब रेस्ट कंडीशन में आ गया है
तो कैलकुलेट मास ऑफ इच बल्ब, तो हमें कैलकुलेट मास ऑफ इच बल्ब, हाँ, कैलकुलेट मास ऑफ इच बॉल इन टर्म ऑफ क्यू एल थीटा एंड जी। अब देखो दोनों इक्वल मासेस के हमने बॉल ले लिए हैं, ठीक है। तो अगर हमें वेरिएबल मासेस है, जैसे अब हमें मास निकालना है क्योंकि सारा वेरिएबल में दिया हुआ है, एम क्यू थीटा, थीटा भी दिया हुआ है, दोनों के बीच में एंगल क्रिएट हुआ। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है कि मास निकालना है हमें किसके फॉर्म में, जो मास हमें निकालना है वो चार्जेस के फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में जी। लेंथ आप ये है कि ये जो थ्रेड का लेंथ है ना, ये दोनों इक्वल लेंथ का थ्रेड लेना है, तो ठीक है, ये लेंथ के फॉर्म में। तो मास हमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ का यूज़ आएगा, कैसे देखते हैं। जैसे दोनों बॉल सेम तरह का है, सेम चार्जेस सेम मास, बस हमें ये पता है कि मास दोनों का इक्वल है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो कितना है, तो वो निकालना है। अगर हमें क्यू एल थीटा जी अगर दे दिया जाए तो मास कैसे निकल जाएगा। तो इन टर्म में अगर हम एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म कर बना लिए हैं, इक्वेशन फॉर्म कर लिए हैं, तो अगर हमें क्यू एल थीटा जी का एक्चुअल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया हुआ है, तो अपन मास एग्जैक्ट में निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है देखो, जैसे अपन लेट बी बॉल को जूम करके देखते हैं, अच्छे से इमेजिन करते हैं आखिर यहाँ चेक करके आए। जैसे देखो बी बॉल हमने यहाँ पे ले लिया है, तो आप देखो हो क्या रहा है। तो बी बॉल से सीधा देखो यहाँ से थ्रेड ऐसे लटका है, ये ऐसे कुछ थ्रेड है, ठीक है। तो अब इसे अच्छे से ऑब्जर्वेंस करना है इसका। देखो पहले क्या करना है, न्यूटन्स लॉ में क्या होता है, हम पहले एफ बनाते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन ले लेना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है। किस लिए लेना है ये भी मैं बता रहा हूँ, हमें सिर्फ पता है ये थ्रेड के बारे में, ठीक है। तो लेट आप मान के चलो कि थ्रेड जो है यहाँ पे एम मास का कोई अगर पार्टिकल भी लटका हुआ है, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन लेट मान लेते हैं, टेंशन का वैल्यू टी है, ठीक है। ये भी अपन वेरिएबल ले लिए, इसे सॉल्यूशन में नहीं लाएंगे हम लोग क्योंकि ये अपन एज्यूम किए हैं। तो टी है। अब ये देखो ये जो वर्टिकल लाइन है इसका एंगल ये कितना होना चाहिए, ये देखो आप यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ का एंगल क्या होगा, पैरेलल लाइन के बेसिस पे ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम टी लेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, आप समझ, ये टी कॉस थीटा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, टी साइन थीटा होगा। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को इंक्रीज भी करते हैं, इस बॉल को सेंटर मानते हुए हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ले लिया। अब इस बॉल में जो मास है, लेट से टाइम मास माना हुआ है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, तो वो कितना लग रहा होगा, mg के बराबर। अब इस पे एक और फोर्स लग रहा है, वो क्या देखो, वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि चार्जेस की वजह से। तीन फोर्सेस हमने कैसे कैसे लगना है देखो, पहले तो टेंशन लग रहा होगा, थ्रेड जो लटका हुआ है मास की वजह से, तो टी टेंशन लग रहा होगा। अब टी को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो वर्टिकल में आएगा टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल में आएगा टी साइन थीटा। अब इस बॉल में जो मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगे हैं, उसका वैल्यू mg है, ठीक है। ये वेरिएबल ही है, मेन हमें m ही फाइंड करना है। टी साइन थीटा इधर है। अब एक और फोर्स कौन सा लग रहा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो देखो कैसे, ये चार्जेस है, दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा होगा, तो ये इधर को इसको इधर धकेल रहा होगा, इसको इधर धक्का दे रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू इसमें आएगा, तो ये चार्जेस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर के क्यू क्यू तो अपन बराबर है क्यू क्यू अपन आर स्क्वायर, आर इसके बीच का डिस्टेंस, यानी इसके बीच का डिस्टेंस जो कि हमें गिवन नहीं है, लेट एज्यूम कर लेते हैं। आप देखो अब ये निकाला भी जा सकता है, देखो ये एल है, ये थ्रेड का लेंथ एल गिवन है क्वेश्चन में, तो ये एंगल थीटा है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो एल कॉस थीटा ये वाला हो जाएगा, रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एल साइन थीटा ये वाला हो जाएगा,
एल है ये, एल कॉस थीटा ये, एल साइन थीटा ये, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा हमारा ये वाला वैल्यू कितना आ गया, एल साइन थीटा। लेकिन ए से बी का डिस्टेंस इतना ही नहीं है, इतना है, ये पूरा है। तो ये आधा दोनों बराबर होगा, नहीं तो आप इधर से रिजॉल्व कर लो। एल है ये, एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। तो एल को साइन थीटा और एल साइन थीटा ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा, 2l साइन थीटा। यानी आर का वैल्यू जो अपन फाइंड कर लिए ये क्या होगा, 2l साइन थीटा। तो एफ इजकल टू अगर हम निकालें तो के क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हमने वैल्यू निकाल लिया, अब हमें सीधा सॉल्व करना है। क्योंकि ये बॉल रेस्ट में है यानी इक्विलिब्रियम में है, तो हमें अपोजिट फोर्सेस को बराबर कर देना है। इक्विलिब्रियम में तभी, इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट में तभी है जब दोनों डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स एक्स एक्सिस द्वारा, दोनों अपोजिट पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स का फोर्सेस और वर्टिकल एक्सिस का दोनों साइड का फोर्सेस बराबर होंगे तब। यहाँ पे अप द पेज और डाउन द पेज तो ऐसा कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो यहाँ दो ही एक्सिस में फोर्स लग रहे हैं, एक्स वाई में, ठीक है। अगर जेड में लगता तो जेड वाला भी रिजल्व, लेकिन यहाँ जेड वाला केस नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम सिंपली सॉल्व करना है, टी कॉस थीटा को आप रिजल्व करोगे इसका टू एम जी के बराबर होगा। अब ये टी साइन थीटा को रिजल्व करोगे तो ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, जिसका वैल्यू हमने कितना निकाला, कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इसको 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमारा दो इक्वेशन बन गया। आप सीधा इन दोनों इक्वेशन को रिजॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दोगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अगर हम करें तो क्योंकि हमें टेन के फॉर्म में आ जाएगा साइन बाई कॉस, तो देखो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, इधर वैल्यू क्या आ जाएगा कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, और एक और यहाँ पे क्या होगा, नीचे एम जी आ जाएगा, क्योंकि ये एम जी नीचे है तो सीधा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे टी से टी कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू के स्क्वायर फिर एम जी यहाँ पे 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो सीधा अगर आप m को इधर लेके चलोगे, मेनली हमें m की फॉर्म में इक्वेशन लाना है, तो हमें इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेन थीटा को इधर आ जाएगा, टेन थीटा इंटू 2l साइन थीटा, यही हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसमें हमारा ना ही टी आया और ना ही कोई अदर वेरिएबल आया, तो के क्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ क्यू एल थीटा जी के फॉर्म में लाना है, तो टेन थीटा एम जी, यहाँ पे देखो जी है तो यहाँ पे जी भी आएगा, सॉरी यहाँ पे जी भी आएगा, क्योंकि एम जी था ना तो अपन सिर्फ एम को उधर लेके गए, तो जी 12 साइन थीटा इंटू जी है, ये जी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मेन इसके पीछे का कंसेप्ट समझना था कि इलेक्ट्रोस्टैट में न्यूटन्स लॉ बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे एसएचएम पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट पे एसएचएम पे प्रॉब्लम बनते हैं, तो वो अपन अगले लेक्चर में देखें। ठीक है।